हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आरएस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कंपनीज का अराइवल। किस प्रकार से भारत में पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच जैसी कंपनियां आती है। क्यों इन कंपनियों को भारत आने के लिए एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी। भारत को तो पहले से ही पूरा विदेश जानता था। रोमन एम्पायर, जो कि एक यूरोप में पावरफुल एम्पायर था, उसके साथ प्राचीन काल से ही हमारे सातवाना और चोल जो थे वो व्यापार करते थे। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि एक वास्को डिगामा को नए रास्ते की खोज करनी पड़ती है। तो पिक्चर से पहले थोड़ा सा ट्रेलर समझेंगे ताकि आधी कहानी हमें समझ आ जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम चलते हैं उस समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उस समय वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो वर्ल्ड में लगभग 700 के टाइम पीरियड पर रोमन एम्पायर अपने पीक पे होता है, लेकिन इसका पतन हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, इस्लाम का राइज होता है। और जैसे ही इस्लाम का राइज होता है, अरब जो है वो चमक जाता है और लगभग 1500 तक आते आते अरब अपने पीक पॉइंट पे होता है। तो ये रहा अरब। और अब आपको अरब दिख रहा है तो आपको स्टोरी समझ आ जाएगी कि अरब बीच में अड़ा हुआ है। तो यूरोप को अगर भारत से कुछ भी चाहिए तो बीच में बिचौलिया बनकर कौन बैठा है? बीच में बिचौलिया बनकर अरब बैठा है। तो कोई चीज अगर भारत से वो 5 रुपए की लेके जा रहे हैं तो यूरोप आते आते वो कितने रुपए की बन जाएगी? 500 रुपए की बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में एक मीडिएटर बैठा है। तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ आने लगी होगी कि कंपनीज भारत के लिए एक अलग रास्ते की खोज क्यों कर रहे हैं। तो ये समझ आया कि अरब जो है वो अब छा चुका है, क्योंकि इस वक्त यूरोप में क्या थी, डार्क एज चल रही थी। यूरोप में चल रही थी डार्क एज। यूरोप सोया हुआ था जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, लेकिन जब यूरोप जागा तो यूरोप को समझ आया कि अरब तो छा चुका है। पूरे विदेशों में अरब का ही दबदबा हो चुका है। तो ये जगते भी हैं, ये याद करते हैं अपने पुराने टाइम को और जगते हैं। तो इनको समझ आता है कि पेट भरने के लिए सबसे पहले इन्हें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में फ्लरिशमेंट आती है, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शिपिंग में इन्वेस्ट करते हैं। शिपिंग के बाद ये नेविगेशन में इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे करके इनके पास प्रोस्पेरिटी आ जाती है। जैसे ही इनके पास प्रोस्पेरिटी आती है तो अब इनका काम दाल रोटी में नहीं चलेगा। अब इन्हें चाहिएगा चिकन मटन, हर पार्टीज में चाहिएगा चिकन मटन और मीट का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मीट का कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो आपकी कहानी थोड़ी और समझ आएगी, क्योंकि मीट को डिलीशियस बनाने के लिए क्या चाहिए? खड़े मसाले चाहिए। यूरोप एक ठंडा एरिया है, वहाँ मीट को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? खड़े मसाले चाहिए। और खड़े मसाले के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारा प्यारा भारत। तो कोई भी कितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन किफ़ायती दाम तो सबको अच्छे लगते हैं। तो उसी किफ़ायती दाम के चक्कर में इनको नया रास्ता खोजना पड़ा, क्योंकि वहाँ तो अरब बैठा है अंट के कि मेरे पास आओगे तो सामान महंगा लेके ही जाओगे, या तो कोई नया रास्ता ढूंढो। तो हवाई जहाज से उड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त हवाई जहाज का आविष्कार नहीं होता। तो जो कंपनीज का नाम मैंने सबसे पहले वाली क्लास में लिया था, मैंने नाम लिया था पोर्टुगल का, मैंने नाम लिया था फ्रांस का, नीदरलैंड में थे डच, डेनमार्क में थे डेनिश, ये रहा इंग्लैंड जहाँ पर थे ब्रिटिशर्स। तो किनारे किनारे पर कौन दिख रहा है? किनारे किनारे पर दिख रहे हैं पोर्टुगल और स्पेन। तो पूरे यूरोपियन जो है वो इन पे जिम्मेदारी दे देते हैं कि साहब आप जाओ भारत की खोज करो, हम आपको धन देने के लिए तैयार हैं। इटली जो होते हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं और बोलते हैं कि आप जाइए और भारत की खोज कीजिए। तो ये सारी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? सारी जिम्मेदारी आ गई पोर्टुगल के पास। और पोर्टुगल से निकलते हैं 1487 में। 1487 में निकलते हैं बार्थोलोमेव डियास, और निकलते निकलते कहाँ पर पहुँच जाते हैं? निकलते निकलते पहुंच जाते हैं केप ऑफ
गुड होप्स पे, केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस भारत नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी इन्होंने एक नया रास्ता तो निकाला कि यहाँ से कुछ जाया जा सकता है, अब तो भारत नज़दीक ही है। तो इन्होंने एक शुरुआत कर दी, एक इनिशिएशन कर दी 1487 में बार्थोलोमेव डियास ने इस रास्ते की खोज से, लेकिन ये वापस लौट जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी तो नहीं हो पाई, लेकिन स्टिल केप ऑफ गुड होप तो मिल गया। अब हम आगे देखते हैं, बार्थोलोमेव डियास से नहीं हुआ तो दूसरे बंदे निकलते हैं, कोलंबस निकलते हैं 1492 में। वो बोलते हैं कि धरती गोल है, इधर से नहीं निकले तो हम इधर से निकलते हैं, तो पहुंचेंगे तो हम भारत ही। तो कोलंबस निकलते हैं, निकलते निकलते पहुंच जाते हैं अमेरिका और खुश हो जाते हैं कि मैं तो भारत पहुंच गया। लेकिन अफसोस ये भी भारत नहीं पहुंच पाते और इनकी भी डेथ हो जाती है। कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाए, पोर्टुगल पर सारी जिम्मेदारी है। तो पोर्टुगल और स्पेन आपस में पास पास है, तो ये पूरे वर्ल्ड मैप को दो भाग में बांट लेते। अटलांटिक ओशन का इधर वाला हिस्सा तो बोलते हैं कि स्पेन आप खोज कीजिए, और इधर वाला हिस्सा जो है वो मैं खोज करूंगा। पोर्टुगल और स्पेन में आपस में ये संधि हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलियास। ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलियास से पूरे वर्ल्ड मैप को आपस में दो भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, जिससे अटलांटिक ओशन का इधर वाले हिस्से को कौन ढूंढेगा? स्पेन ढूंढेगा, और इधर वाले हिस्से को कौन ढूंढेगा? पोर्टुगल ढूंढेगा। तो अब पोर्टुगीज पे डबल जिम्मेदारी हो गई भारत को खोजने की। तो नया मिशन आ जाता है। एक बार कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1487 में बार्थोलोमेव डियास कुछ नहीं कर पाए, पर उन्होंने केप ऑफ गुड होप्स तो ढूंढ लिया था। 1492 में कोलंबस को अमेरिका मिल गया। तो ये अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही चलते हैं, और 1498 में यहाँ से चलते चलते वो केप ऑफ गुड होप्स तक पहुँच जाते हैं। और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें गुजरात के एक पायलट मिल जाते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल माजिद। और कोलंबस बोलते हैं कि भाई साहब, मेरे सारे पूर्वज कोशिश कर कर के थक गए हैं, भारत का रास्ता नहीं मिल रहा, माजिद साहब आप मदद कर दीजिए। तो माजिद साहब बोलते हैं ज़रूर, आप मेरे संग संग चलिए, मैं आपको भारत की ओर लेके जाता हूँ। 90 दिन में वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं कालीकट बंदरगाह में, और कालीकट में पहुंचते ही उनकी मुलाकात होती है राजा जमोरिन से। 1498 का जो टाइम पीरियड है वो एक गेम चेंजिंग ईयर है भारत के लिए, और जमोरिन जो है वो अच्छे से ग्रीट करते हैं वास्को डी गामा से, अच्छे से बात करते हैं। लेकिन वास्को डी गामा, इनके तो खून में जेलेसी भरी हुई है, पोर्टुगल थे ये, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि साहब हम तो आ गए हैं, आप एक काम कीजिए, हमें ओनली मोनोपोली दे दीजिए और अरबों को निकाल दीजिए। तो जमोरिन बोलते हैं कि भाई साहब आप आइए, आपका आदर सत्कार है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि हम अरबों को निकाल दें, उनके साथ भी हमारे पुराने अच्छे संबंध है। तो वास्को डी गामा के पास हालांकि कम ही पैसे होते हैं, फिर भी उनको डिस्काउंट में हम मसाले दे देते हैं, और वो मसाले लेकर वापस जाते हैं। यूरोप में खलबली मच जाती है, भारत की खोज हो गई, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया वास्को डी गामा ने, और यूरोपियंस खुश हो गए कि भारत की खोज हो गई है, अब तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो वास्को डी गामा के नक्श कदम पर चलते हुए दूसरे व्यक्ति कौन आते हैं? दूसरे व्यक्ति आते हैं पेड्रो एल्वराज कैब्रल। पेड्रो एल्वराज कैब्रल अपनी जहाज से आते हैं, इनकी किस्मत थोड़ी खराब होती है, इनकी जहाज को लोकल्स लूट लेते हैं, और ये पोर्टुगल होते हैं गुस्से वाले, लोकल्स पे ये वापस अटैक कर देते हैं। अरबों के साथ तो इनकी दुश्मनी चली रही थी, अरबों पे भी आक्रमण कर देते हैं। तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाती है, और इस वजह से पोर्टुगीज सरकार को क्या करना पड़ता है? इंटरवीन करना पड़ता है। अब तक कौन आ रहा था? 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा आया। अब तक तो केवल मर्चेंट आ रहे थे। 1500 में आपका पेड्रो एल्वराज कैब्रल आया, गामा साहब के बाद कौन आए? पेड्रो आए।
तो आ कौन रहे, मर्चेंट ही तो आ रहे हैं, कोई सरकार थोड़ी आई है। लेकिन इन लड़ाई दंगों की वजह से क्या होता है, सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। और सरकार बोलते हैं कि जब इतना सारा पैसा है ही तो क्यों ना हम ही कमाएं, हम ही हमारे गवर्नर को भेजें और हमारे गवर्नर ही ट्रेड करें। तो 1505 में हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट एस्टाडो डी इंडिया की। ये एक पोर्टुगीज कंपनी होती है, पोर्टुगल सरकार इसे बनाती है और आगे जाके ये अपने गवर्नर भेजती है भारत में ट्रेड करने के लिए कि अब आप ही संभालिए। तो पहले गवर्नर कौन आते हैं 1505 में? पहले गवर्नर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर के रूप में आते हैं। ये भारत आते हैं, यहाँ की सिचुएशन देखते हैं। तो अब मर्चेंट से कहाँ पर आ गए हैं हम? एक कंपनी पर आ गए हैं जिसमें किसका हस्तक्षेप है? जिसमें सरकार का हस्तक्षेप है। दूसरे जो गवर्नर आते हैं वो आते हैं अल्फेंसो डी अल्बुक्यूरिक। ये काफ़ी डोमिनेटिंग रहते हैं क्योंकि ये एक गेम चेंजिंग काम कर देते हैं। ये 1510 में गोवा ले लेते हैं बीजापुर के रूलर से। अब आप देखिए कंपनी जो मसाले खरीदने आई थी कैसे हमारी सिटी पर कब्जा कर लेती है, गोवा ले लेती है, जिसे भारतीय सरकार 1961 में वापस लेती है। तो अब आपको समझ आ रही है कहानी कि कैसे ये नया नया रास्ता ढूंढते ढूंढते मसालों की ओर से आते हैं, मसाले खरीदने आते हैं और कैसे ये हमारी सिटीज़ में हस्तक्षेप करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त साम्राज्य थोड़ा हिला डुला है। तो 1510 में गोवा इन्होंने ले लिया। इन्होंने सती भी अबोलिश की। अब ये क्या कर रहे थे, ये अपने लोगों को बोल रहे थे कि आप आओ भारत में लोकल्स के साथ मैरिज करो। ये एक सपना सा जा रहे थे कि हम जो है वो भारत में अपना साम्राज्य बनाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या थे, इनके पास कार्टाज सिस्टम था। इनकी बोट में जो थी वो तोपें लगी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे समुद्र पर इनकी मोनोपोली हो गई थी। अगर किसी को ट्रेड करना है तो पहले पोर्टुगीज से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन लेनी पड़ती थी। इस वजह से ये काफी स्ट्रोंग होने लग गए। उसके बाद में आए नीनो डी कुन्हा और ऐसे करते करते पोर्टुगीज जो सिर्फ मर्चेंट के रूप में आए थे, आगे जाकर ये एक अपना साम्राज्य बनाने का सपना देखने लग गए। लेकिन सपना देखने के लिए भी किसी की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने गोवा को एक्वायर किया तो उस समय इनकी हेल्प की थी कृष्णदेवा राय ने, जो कि थे विजयनगर साम्राज्य के रूलर। मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब अपन डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए याद कीजिए कि तब उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मुगलों का शासन आता है, जहांगीर के समय आते आते इनके संबंध खट्टे हो जाते हैं और शाहजहां के समय पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि ये जो पोर्टुगीज जो थे ना, ये बड़े क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और क्रिश्चियनिटी को फ्लरिश करने में लगे हुए थे। कन्वर्जन चलता था इनका। तो ये गरीब बच्चों को ले लेते, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके स्लेव ट्रेड किया करते थे। तो इन्होंने शाहजहां की वाइफ मुमताज महल की 2 स्लेव गर्ल को ले लिया और मुमताज महल बोली शाहजहां से कि साहब ये क्या हो रहा है, ये पोर्टुगीज इन्होंने मेरी ही दासियों को ले लिया। तो शाहजहां ने एक्शन लिया और अब पोर्टुगीज की पावर जो थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, इनकी डिक्लाइन की स्थिति आने लगी। पोर्टुगीज ने अरब्स का काफ़ी परसिक्यूशन किया, मुस्लिम का परसिक्यूशन किया, जिस वजह से इनकी जो इमेज थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। इनकी इमेज जो थी वो खराब होने लगी थी। तो ये कंपनी के रूप में आई थी, धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखने लग गई। लेकिन बोलते हैं ना, जिस चीज़ का एमर्ज होता है उसका डिक्लाइन भी होता है। तो पोर्टुगीज जो कंपनी के रूप में आई थी उसका भी डिक्लाइन होने लग गया। इसके पीछे एक और रीज़न है कि इनको ब्राज़ील में अच्छा प्रॉफिट दिखने लग गया, वहाँ इन्हें सोने की खानें मिल गई। तो उनका पूरा ध्यान कहाँ चला गया? ब्राज़ील में चला गया। तो अब कंपनी के सीक्वेंस समझ आया कि क्यों ये कंपनी भारत की ओर आई है। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले पोर्टुगीज आए। दूसरे नंबर पर कौन आए? दूसरे नंबर पर डच आए। तीसरे पर ब्रिटिश आए। चौथे पर डेनिश आए और 5वें पर कौन आए? 5वें पर आए हमारे फ्रेंच। तो पोर्टुगीज का डिक्लाइन हो गया, ये रास्ते से हट गई। ऐसे करते करते नेक्स्ट क्लास में डच को भी हटा देंगे, डेनिश को भी हटा देंगे और आगे जाके हम देखेंगे कि 2 कंपनी रह जाती है। एक कंपनी रहती है ब्रिटिश
और एक कंपनी रहती है फ्रेंच, और इसमें भी विक्टोरियस कौन होता है? ब्रिटिश। ये ब्रिटिश ऐसी लड़ाई करते हैं, ऐसी लड़ाई दंगे करते हैं, क्योंकि हमारे भारत की सिचुएशन उस समय सही नहीं है, आपस में भारत जो है वो बंटा हुआ है। तो ये खेलते हैं, 1757 से खेलने लगते हैं, बैटल लड़ते हैं, और इनको निकालते निकालते 1947 तक का टाइम पीरियड आ जाता है। तो आप देखिए, आप एक इमेज बनाने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं हम में कमियां रह गई थी कि बाहर की कंपनियों ने आके हम पे राज किया। तो आप पिक्चर समझ आई, आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाए, पोर्टुगीज के गवर्नर समझ आए। तो इसी तरीके से हिस्ट्री को आपस में डॉट वाइज कनेक्ट करना है और समझते चलना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से कंपनी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पिक्चर पूरी समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को समझने के लिए, हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जुड़िए प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के साथ।